आज हम लोग जानेंगे फोर्स के बारे में। ठीक है। फोर्स फोर्स जब भी किसी बॉडी पर लगता है तो वो क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब जानेंगे। तो फोर्स जब भी किसी बॉडी पर लगता है तो बॉडी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स होते हैं बॉडी के। एक होते हैं नॉन रिजिड, ठीक है, और एक होता है रिजिड। तो जब नॉन रिजिड बॉडी पर लगता है फोर्स तो क्या होता है, वो फोर्स नॉन रिजिड बॉडी का साइज, शेप और स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ चेंज कर देता है और साथ में बॉडी को मोशन में ले आता है। ठीक है। और वही अगर रिजिड बॉडी पर फोर्स लगता है तो रिजिड बॉडी ना तो साइज चेंज करता है, ना तो शेप चेंज करता है और ना ही स्ट्रक्चर चेंज करता है। सिर्फ उसमें क्या होता है, मोशन आ जाता है। ठीक है। अगर वो फिक्स नहीं है तो उसमें मोशन आ जाएगा। अब ये मोशन कितने तरह से होता है रिजिड बॉडी में, ये दो तरह से होता है। एक होता है लीनियर मोशन, जिसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी। और एक होता है रोटेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि रोटेशन। ठीक है, ये दो तरह का मोशन होता है। एक होता है लीनियर, जिसको कि ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, और एक होता है रोटेटरी। ठीक है, ये दो तरह का मोशन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैसे इसमें मोशन करता है। तो मान लेते हैं ये एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पर जब हम ये फोर्स लगाएंगे इस तरह से तो क्या होगा, बॉडी ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक बॉल है, बॉल पर हम इधर से फोर्स लगाए। ठीक है, तो क्या होगा, वो एक लीनियर इक्वेशन में लीनियरली वो आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये दोनों एग्जांपल जो है लीनियर मोशन का है। ठीक है, ये दोनों में क्या है, बॉडी एक लीनियर में एक लाइन में आगे की तरफ बढ़ता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब किसकी तरफ जाते हैं, रोटेटरी मोशन की तरफ। रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि वही बॉडी है, ये इस तरह से बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को हम किसी एक पॉइंट पर पिवोटेट कर देते हैं। पिवोटेट करना मतलब कि फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर पिवोट कर देते हैं। तो अब जब हम इस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जब यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, क्या ये आगे की तरफ बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो फोर्स है ये बॉडी को इस तरह से मूव करा देगा, इस तरह से रोटेट करा देगा। किसके अकॉर्डिंग, इस पिवोटेड पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा। इस लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, रोटेट कर जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं रोटेटरी मोशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे कि मान लेते हैं एक स्फेयर है, इसका इस पॉइंट पर सेंटर पॉइंट पे इसको हम पिवोट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जब इस पर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, ये फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी तो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, इस तरह से नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, वो रोटेटरी मोशन करेगा। किस तरह से, इस तरह से ये ऐसे रोटेट करने लगेगा। ठीक है, किसके, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, उसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतर आता है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं
नॉन रिजिड का बात करते हैं। नॉन रिजिड का एग्जांपल कैसे दे सकते हैं हम, जैसे कि रबड़ है, ठीक है, रबड़ इसका एग्जांपल है। फिर आटे की लोई होती है, वो इसका एग्जांपल है। जब भी हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये अपना साइज, स्ट्रक्चर, शेप ये सब चेंज करेगा, ठीक है। ये हो गया टाइप्स ऑफ बॉडी, रिजिड और नॉन रिजिड, दोनों पे फोर्स लगता है तो क्या अंतर आता है, कैसे अंतर आता है, ठीक है। अब एक पॉइंट है टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये क्या है कि अभी जो हम बात की कि बॉडी रोटेट करता है तो वही उसका रोटेशन होना ही उसका टर्निंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये कोई बॉडी है, ये बॉडी क्या था, किसी एक पॉइंट पर पिवोट किया हुआ था, यानी कि फिक्स किया हुआ था, ठीक है। तो फिक्स करने के बाद क्या होता है कि जब हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगा, बॉडी को इस तरह से रोटेट करा देगा, ठीक है। ये रोटेट करा देगा तो वो उसका इफेक्ट बनाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम देखते हैं कि क्या सिर्फ फोर्स ही इम्पोर्टेंट है बॉडी में टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल इसके पहले लेते हैं। ये जैसे कि मान लेते हैं एक डोर है, ठीक है। ये इस पॉइंट पर डोर फिक्स किया हुआ है, ये डोर का हैंडल है। अब जब हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, बॉडी रोटेट करेगा ऐसे करके, ठीक है। ये रोटेट किया तो इसको रोटेशन तो हो गया, तो इस केस में भी फोर्स तो लग रहा है, ठीक है। पर क्या सिर्फ फोर्स ही इम्पोर्टेंट है, नहीं। देखिए कैसे, जैसे कि ये बॉडी था, इस बॉडी का किसी पॉइंट पे पिवोट किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हम फोर्स को इसी पॉइंट पर लगाते तो क्या बॉडी रोटेट कर पाता, नहीं कर पाता, ठीक है। तो सिर्फ फोर्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ में एक और टर्म इम्पोर्टेंट है। क्या है वो टर्म, वो है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी पर लगने वाला फोर्स इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो ये जो पिवोटेड पॉइंट था, इस पॉइंट से फोर्स कितनी दूरी पर लग रहा है वो होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये होता है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट देखते हैं कैसे होता है, फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या हुआ, ऐसा यूनिट यह होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको आजकल जूल भी लिखा जाता है, ठीक है। ये इसका यूनिट है। अगर यही फोर्स मेरा न्यूटन में नहीं देकर केजी में दिया हो तो उसको कैसे करेंगे, तो अगर मास मेरा केजी में है तो उसका फोर्स होता है केजीएफ, ठीक है, केजीएफ, और डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है, केजीएफ मीटर, ये उसका ऐसा यूनिट हुआ, ये सीजीएस यूनिट हुआ, सॉरी, ठीक है। अब इसी चीज़ को कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो अगर कोई बोलेगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो जब भी कोई बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं किसी एक पॉइंट पर वो फिक्स होता है, तो वो जो रोटेट करता है तो वो रोटेट करने से जो इफेक्ट होता है वही होता है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या, एक फोर्स और दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स को एक और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, टॉर्क,
ठीक है, इसको टॉर्क भी नाम दिया गया है। अब हम देखते हैं ये मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो कितने तरह से होता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि ये एक बॉडी है, ये बॉडी क्या है, किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पिवोटेड किया हुआ है। इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये बॉडी इस तरह से रोटेट करेगा। ठीक है, और एक केस लेते हैं, ये एक बॉडी है, ये बॉडी क्या है, किसी एक पॉइंट पर ये भी पिवोट किया हुआ है। ये मान लेते हैं इस पॉइंट पर पिवोट किया हुआ है, इस कॉर्नर पर। तो जब इसमें फोर्स हम लगाते हैं उल्टी तरफ से, ठीक है, इसमें हम लगाए थे नीचे से, इसमें लगाते हैं हम ऊपर की तरफ से। इस तरह से हम इसमें फोर्स लगा दिए तो ये क्या होगा, ये इस तरफ रोटेट करेगा। अब देखो, ये वाला इस तरफ रोटेट कर रहा है और ये वाला इस तरफ रोटेट कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या आया, ये जो रोटेट किया ये क्लॉक के डायरेक्शन के अपोजिट कर रहा है। ठीक है, क्लॉक कैसे घूमता है, इस तरह से घूमता है क्लॉक। ठीक है, और ये कैसे घूम रहा है, इस तरह से, इसका उल्टा। तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये कैसे घूम रहा है, ये क्लॉक के डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग क्लॉकवाइज। ठीक है, तो फिजिक्स में ये एक कंसेप्शन है कि जो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको पॉजिटिव में लिया जाता है, और जो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह का मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में लिया जाता है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वो कंडीशन कब बनेगा, जब मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर हम कहें टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट जो है वो कब मैक्सिमम होगा। तो उसके मैक्सिमम होने के लिए उसका फॉर्मूला पहले देखते हैं। टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो या तो फोर्स को मैक्सिमम करना होगा या फिर डिस्टेंस को मैक्सिमम करना होगा। तो फोर्स को मैक्सिमम करने का मतलब क्या है कि हम ज़्यादा एनर्जी लगा दिए। ठीक है, वो क्या है, मेरे लिए लॉस हो जाएगा। और डिस्टेंस को हमको मैक्सिमम करना इजी है, डिस्टेंस हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक बॉडी था, इस पॉइंट पर इसको पिवोट किया हुआ था। तो ये जो इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो ये क्या है, फोर्स तो सेम ही है, ये डिस्टेंस है उसका। ठीक है, जो पिवोटेड पॉइंट होता है उस पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, ये फोर्स लगा यहाँ पे, अगर यही फोर्स यहाँ पर हम लगाते हैं, सेम फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, फोर्स तो सेम होता है लेकिन ये डिस्टेंस बढ़ जाता है, और इस डिस्टेंस बढ़ने के कारण जो इसका टर्निंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसी तरह ये और आगे बढ़ेगा, अगर सबसे लास्ट पॉइंट पर हम लगाते हैं हम, ठीक है, फोर्स, तो क्या होगा, डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो उस पॉइंट पर जो टर्निंग इफेक्ट लगेगा वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स करने के लिए उसको जब हम लोग मैक्सिमम बनाएंगे, कैसे बनेगा मैक्सिमम, जब मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो टर्निंग इफेक्ट जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब देखते हैं टर्निंग इफेक्ट ज़ीरो कब होगा या मोमेंट ऑफ फोर्स ज़ीरो कब होगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ज़ीरो कब होगा, इसका फिर से फॉर्मूला देखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसके लिए या तो हमको फोर्स को जीरो करना पड़ेगा या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जीरो करना पड़ेगा। तो फोर्स को तो हम जीरो नहीं कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को
ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि ये मेरा बॉडी है, ये इस पॉइंट पर पिवोट किया हुआ था, ये मेरा फोर्स लग रहा था यहाँ पर, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम जीरो कर दें, इसका क्या मतलब हुआ कि इसी पिवोटेड पॉइंट पर हम फोर्स लगा दें, तो पिवोटेड पॉइंट से फोर्स जहाँ लग रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हुआ, ज़ीरो हो गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो गया। और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो गया तो फिर मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, क्यों ज़ीरो हुआ? क्योंकि ये पिवोटेड पॉइंट था, पिवोटेड पॉइंट पे ही हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो क्या वो बॉडी मूव करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, यानी रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में क्या देखते हैं कि मान लेते हैं एक स्क्रू है। ठीक है, ये स्क्रू को हमको खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, ये स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर पर हम यहाँ पर 150 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और ये स्क्रू ड्राइवर का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ है, वो दिया हुआ है 0.4 मीटर। ठीक है, तो और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा कि अगर हम इसी स्क्रू को खोलने के लिए जो हम इसके एज पर जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो 60 न्यूटन हो तो हमको इसका लेंथ क्या करना पड़ेगा? ठीक है, लेंथ कितना रखना पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में फोर्स कितना है? 150 न्यूटन और इनटू डिस्टेंस है 0.4 मीटर। ठीक है, और इस केस में हमको ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है, स्क्रू का लेंथ पता नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं। तो इस केस में जो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा? फोर्स दिया हुआ है 60 न्यूटन और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लोग x माने हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि दोनों के केस में मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होगा। ठीक है, दोनों के केस में हमको स्क्रू खोलना है। स्क्रू खोलने के लिए यहाँ पर हम 150 न्यूटन का फोर्स लगाए थे, यहाँ पर 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो स्क्रू खोलने के लिए हमको ये डिस्टेंस कितना रखना होगा? तो यानी कि ये दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स हम इक्वल कर देते हैं, तो x इधर ही रह जाएगा, ये 60 न्यूटन इधर नीचे आ जाएगा, 150 इंटू 0.4 अपॉन 60। ठीक है, बाई 10 हो गया, ये पॉइंट हटा तो ये ज़ीरो कट गया, 15 4 ज़ा 60, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, यानी कि टोटल हो गया 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, ये 1 मीटर लेंथ हमको ये स्क्रू ड्राइवर का रखना पड़ेगा ताकि मेरा नट खुल जाए। कितने? 60 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, एक स्क्रू है, उस स्क्रू को खोलने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर है उसका लेंथ है 20 मीटर। ठीक है, और उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 2 न्यूटन का। ठीक है, तो हमको निकालना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स उसका कितना होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स यहाँ पर कितना है? 2 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। ठीक है, यानी कि 20 इंटू 2 40 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया इसका मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर टोटल जितना भी फोर्स लग रहा है उसका जो नेट वैल्यू होगा वही होता है उसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसको समझने में क्या करेंगे, ये एक मान लेते हैं पहले, ये एक यूनिफॉर्म रोलर है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म रोलर है।
यूनिफॉर्म रोलर करने का मतलब क्या हुआ कि इसका मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। ये नेग्लिजिबल अभी हम क्यों मान रहे हैं ये आगे चल के देखेंगे, क्योंकि आगे ऐसा प्रॉब्लम होगा कि रोलर का वेट निकालना है, तो उस केस में हम उसको यूनिफॉर्म नहीं मानेंगे। यहाँ यूनिफॉर्म करने का मतलब है कि हमको इसका वेट को ज़ीरो मान के चलना है, नेग्लिजिबल मान के चलना है, ठीक है। ये मान लेते हैं रोलर है, जो कि ये बीच में इस पॉइंट पर फुलक्रम रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर उसको पिवोट किया हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ है 100 मीटर, ठीक है। एक तरफ 0 मार्क कर लिए, एक तरफ 100 मार्क कर लिए। ये जो है ये मिड पॉइंट दिया गया है, ये है 50 मीटर। 50 मीटर पर इसको पिवोट किया हुआ है और 50 मीटर पर फुलक्रम रखा हुआ है। अब क्या कहता है कि यहाँ पर एक 20 kg का वेट सस्पेंड किया गया है, ठीक है। कहाँ पर है ये 0 से 10 मीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। और एक वेट यहाँ पर सस्पेंड किया हुआ है, कितना 30 kg का, ठीक है। 30 kg का वेट सस्पेंड किया गया है। इसका डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 0 से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 70 मीटर का, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 20 kg का वेट सस्पेंडेड है एक तरफ 30 kg का वेट सस्पेंडेड है। ये 10 मीटर का डिस्टेंस पे है और ये 70 मीटर का डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमको निकालना है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं, जब ये वेट जो 20 kg का वेट है वो मेरा इस तरफ सस्पेंडेड है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी वेट लगा है उसके कारण जो मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स बन रहा है उस सारे को हम लोग जोड़ देते हैं। तो हमको क्या निकलेगा, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो चलो जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये वेट मेरा सस्पेंडेड है इस तरफ, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी को मेरा इस तरफ मूव कराएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा बॉडी को, तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। और ये वेट जो है ये मेरा बॉडी को इस तरफ झुकाएगा, ठीक है। जब वेट इधर लग रहा है तो बॉडी को इस तरफ ये झुकाएगा, इस तरफ झुकाएगा, तो ये क्लॉकवाइज झुकाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन हम लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, जो जिस पॉइंट पर पिवोटेड किया हुआ रहता है उस पॉइंट से सस्पेंडेड मास का डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इस वाले वेट के लिए डिस्टेंस कितना हो गया, ये 10 मीटर पर डिस्टेंस था, टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 है, तो 50 माइनस 10 ये हो गया 40 मीटर, ठीक है। ये हो गया 40 मीटर। और इस वाले केस में देखते हैं, ये 30 kg वेट के लिए डिस्टेंस कितना है, टोटल था 70 मीटर, ये 50 मीटर पर फुलक्रम रखा हुआ है, तो ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। ये 20 मीटर हो गया। तो अब हम निकालते हैं नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज वाला, और प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्लॉकवाइज वाला। तो इसके लिए देखते हैं, फोर्स है मेरा कितना 20 kg। अब kg में दिया हुआ है तो फोर्स क्या हो जाएगा, kgf हो जाएगा, 20 kgf इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवोटेड पॉइंट से सस्पेंडेड मास तक का वेट है 40 मीटर, ठीक है। और फिर दूसरे वाले केस में ये है क्लॉकवाइज वाला। अब देखो क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन, ठीक है। फोर्स है कितना
30 kgf, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 40 800 kgf मीटर, और माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 30 इंटू 20 600 kgf मीटर, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 200 kgf मीटर। ये हो गया इसका नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, आया समझ में। अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो 20 kgf मीटर का जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स लगा वो किस तरफ लगा, अंतिम में आंसर जो है वो मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, और पॉजिटिव क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा नेट, ठीक है, यानी कि बॉडी क्या होगा, बॉडी मेरा इस तरफ थोड़ा सा टिंट करेगा, यानी कि किस साइड, लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में बॉडी टिंट करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक यूनिफॉर्म रोलर है, ठीक है, ये इस पॉइंट पर एक फॉल्क्रम रखा हुआ है, ठीक है। ये फॉल्क्रम से 50 मीटर लेफ़्ट में 50 मीटर लेफ़्ट में एक 5 न्यूटन का वेट सस्पेंडेड है, ठीक है। ये 5 मीटर का वेट सस्पेंडेड है, और ये इसी फॉल्क्रम के राइट साइड में सेम 50 मीटर के डिस्टेंस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है। ये इस तरफ जो है फोर्स लग रहा है वो है 5 न्यूटन, ठीक है। तो हमको नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमको निकालना है नेट मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पर हम फोर्स लगाए हुए थे 5 न्यूटन का, ठीक है। अब यहाँ पर हम फोर्स लगाए या यहाँ पर फोर्स लगाए, एक ही बात है, ये इसको अपवर्ड की तरफ ही मूव कराएगा, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कौन कौन सा मेरा फोर्स लग रहा है। तो ये वाला वेट मेरा इधर सस्पेंडेड है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, बॉडी को इस तरफ रोटेट कराएगा, ठीक है, इस तरफ रोटेट कराएगा, यानी कि इस तरफ झुकाएगा बॉडी को। तो बॉडी को इस तरफ झुकाएगा, यानी कि वो कैसे झुकाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। और इस वाले केस में देखते हैं, ये बॉडी को फोर्स इधर लगा रहा है अपवर्ड की तरफ अगर फोर्स लगा रहा है तो बॉडी मेरा इस तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। और ये देखो इस तरफ रोटेट कर रहा है, यानी कि वो इधर ही रोटेट कर रहा है, जैसे ये रोटेट कर रहा था वैसे ही ये भी रोटेट कर रहा है, यानी कि ये भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि दोनों फोर्स मेरा एंटी क्लॉकवाइज में लग रहा है। तो अगर हमसे बोलेगा नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए तो क्या करेंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज वाले को जोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। तो क्लॉकवाइज वाला खुद ब खुद नेगेटिव में होता है, तो इस कारण से वो माइनस किया जाता है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते हैं, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इस केस में देखते हैं 5 न्यूटन इंटू डिस्टेंस है 50 मीटर, ठीक है। इस वाले केस में देखते हैं फोर्स है 5 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है, इसमें भी डिस्टेंस है 50 मीटर। डिस्टेंस किसका लेते हैं, जो पिवोटेड पॉइंट है उस पॉइंट से सस्पेंडेड मास तक का, ठीक है, पिवोटेड पॉइंट से सस्पेंडेड मास तक का, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 250 और 5 5 ज़ा 25 250, ठीक है, यानी कि 500 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गया मेरा नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर ये मेरा मीटर में नहीं होके ये सेंटीमीटर में होता, ठीक है, ये सेंटीमीटर में होता, तब हम लोग क्या करते, तो उस केस में क्या करेंगे वो देखते हैं। ये जो मेरा 50 था,
इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर का, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अगर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो मीटर में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसी तरह ये मेरा 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 50 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कट गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 5 5 ज़ा 25, 25/10 यानी कि 2.5। इस केस में भी 5 5 ज़ा 25, 25/10 यानी कि 2.5, ठीक है। 2.5 और 2.5 यानी कि 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हो गया फोर्स, ठीक है। क्या, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसा समझ में। और ये भी देखते हैं ये किस तरफ गया, तो ये गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव में, ये चीज़ रखना, ये डायरेक्शन देना भी ज़रूरी है। अब एक नया चीज़ देखते हैं, क्या कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए पहले हम इक्विलिब्रियम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम होता क्या है कि जब बॉडी रेस्ट होता है, ठीक है, जब बॉडी रेस्ट होता है, ये गलत है, ठीक है। कि जब भी बॉडी रेस्ट में हो तो वो इक्विलिब्रियम में हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बॉडी मूव करते हुए भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। कैसे, देखते हैं। इक्विलिब्रियम करने का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स जो लगता है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। अब अगर नेट फोर्स जब जीरो होता है तो वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक और केस हो सकता है जब मोमेंट ऑफ फोर्स वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो उस केस में फिर से मेरा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, लेकिन इस बार इक्विलिब्रियम का टाइप चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग किस टाइप कहेंगे, इसको कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दो तरह का होता है। और अब अगर हम मान लेते हैं कि नेट फोर्स भी ज़ीरो हो और नेट मोमेंट ऑफ फोर्स भी ज़ीरो हो, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको किस टाइप का हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, तब उसको हम कहेंगे नेट इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेट इक्विलिब्रियम जब दोनों चीज़ जीरो हो, यानी कि फोर्स भी ज़ीरो हो और मोमेंट ऑफ फोर्स भी ज़ीरो हो, ये दोनों चीज़ जीरो होगा तो हो जाएगा नेट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, स्टैटिक का मतलब होता है बॉडी रेस्ट में होना, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट में है, तो जब बॉडी रेस्ट में होगा तो उस पर नेट फोर्स जो लगेगा वो होगा ज़ीरो, ठीक है। जैसे कि कोई बॉडी रखा हुआ है, जैसे कि कोई दीवार है, दीवार पर हम फोर्स लगा रहे हैं,
तो अगर हम फोर्स ना लगाए, फोर्स को ज़ीरो कर दें, तो वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो इक्विलिब्रियम में है। कोई एक मार्कर है, वो बोर्ड पर रखा हुआ है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। वही अगर हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें, तो उसमें क्या होता है, बॉडी मोशन में होता है। ठीक है। अभी यही बात कर रहे थे हम लोग कि मोशन में होते हुए भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है। ठीक है, वो देखते हैं। जब बॉडी मोशन में होता है तो उस टाइम पर अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, वेलोसिटी वेलोसिटी अगर उसका ज़ीरो हो जाए, ठीक है, तो वेलोसिटी अगर ज़ीरो होगा तो उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वही होता है एक्सेलरेशन। तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी जो है, सॉरी ये वेलोसिटी ज़ीरो नहीं, ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, जब वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो वो बॉडी तो रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए यानी कि वेलोसिटी चेंज ना हो रहा हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो हो गया तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उस पर नेट फोर्स जो हो गया वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, और अगर ये नेट फोर्स ज़ीरो हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो बॉडी किस चीज़ में है, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी मोशन में होते हुए भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। इसका एग्जांपल लेते हैं, रेन ड्रॉप्स। ठीक है, जब बारिश होती है तो ये रेन ड्रॉप्स जो है वो नीचे आता है। ठीक है, जब ये नीचे आता है तो इस पर क्या लगता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो इसको नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसको नीचे की तरफ खींचता है, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है अपथ्रस्ट एयर। ठीक है, ये अपथ्रस्ट एयर जो है ये इसको ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे लाता है और ये फोर्स उसको ऊपर की ओर धकेलता है। तो इसके कारण क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो इस पर नेट फोर्स जो है वो हो जाता है जीरो। तो इस केस में वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो अगर पूछेगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल, तो हो जाएगा रेन ड्रॉप। ठीक है, रेन ड्रॉप्स ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हम लोग वहाँ पर देख रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या कहता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स का प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी बॉडी पर, जैसे कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर जितना भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, या कुछ भी हो, ठीक है, जितना भी फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, जब भी कोई बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्स को ऐड करने पर नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो होगा ज़ीरो। अब ये कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में लिखते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, जब ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स ये इक्वल हो जाए क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के, तभी ये दोनों का एडिशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है,
तो इसका मतलब कि यही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स किसी भी बॉडी पर अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये एक बॉडी है, मान लेते हैं ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है। ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडी के ये मिड पॉइंट है, ये यूनिफॉर्म बॉडी का लेंथ है 100 मीटर। ठीक है, ये 0 है और ये 100 है। ठीक है, ये जो फलक्रम रखा हुआ है ये है 50 पे, मिड पॉइंट पे। ठीक है, 50 मीटर पर ये रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 10 kg का मास जो है, एक 10 kg का जो मास है वो मेरा कहाँ पर सस्पेंडेड किया हुआ है, ये सस्पेंड किया हुआ है इस पॉइंट पर मान लेते हैं। ठीक है, और एक मास है वो सस्पेंड किया हुआ है इस पॉइंट पर, ये 10 न्यूटन का है और ये 5 न्यूटन का है। हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 0 से ये यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 10 मीटर। ठीक है, और हमको निकालना है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं वो कितना डिस्टेंस पे लगाएंगे, वो हमको निकालना है, जिससे कि बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, इसके लिए और क्या टर्म यूज़ होता है, इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस्ड। ठीक है, या फिर एक होता है हॉरिजॉन्टल। ये 3 टर्म यूज होता है। ठीक है, ये तीनों टर्म को हमको यूज़ कर सकता है। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहता है कि बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उससे जो मोमेंट ऑफ फोर्स बनेगा वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो दोनों इक्वल होगा, यानी कि उन दोनों का एडिशन जो होगा वो 0 होगा, या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम होगा, इक्वल होगा। तो देखते हैं पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सा है। ये 5 न्यूटन का जो वेट है ये बॉडी को इस तरफ झुका रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसा टर्निंग मोमेंट शो करेगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव शो करेगा। और ये जो 10 न्यूटन का है वो मेरा इधर झुक रहा है, बॉडी को इधर झुका रहा है, तो यानी कि ये बॉडी को इस तरफ मूवमेंट कराएगा, यानी कि वो क्लॉकवाइज कराएगा तो वो निगेटिव कराएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, वो क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज जो फोर्स लग रहा है वो क्लॉकवाइज के इक्वल होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, इसका फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू इधर भी एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला इस केस के लिए और ये वाला इस केस के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लेगा। ये 5 के न्यूटन है, अब ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10, ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 50, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ 40। ये वाला डिस्टेंस क्यों लिए, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो पिवोटेड पॉइंट से सस्पेंडेड मास तक का वेट मास तक का डिस्टेंस होता है। तो वेट लग रहा है 5 न्यूटन का और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 40 मीटर का। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, इस तरफ जो मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, उसका वेट है 10 न्यूटन और डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, डिस्टेंस एक्स हम मान लेते हैं। तो ये एक्स निकालने के लिए ये 10 न्यूटन को उधर कर देंगे, तो 5 इंटू 40/10, ये कट गया, 5 4 20, ये 20 मीटर पर होगा। ठीक है, अब ये 20 मीटर जो होगा क्या होगा, ये फुलक्रम से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा, ये 20, ये याद रहे। ठीक है, ये इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है 20 मीटर, तो ये ज़ीरो से इसका पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक था 50 और ये 20, 50 और 20 70 मीटर। ठीक है, ये 70 मीटर पर हम ये 10 न्यूटन का वेट सस्पेंड करेंगे ताकि ये मेरा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म रोलर है, इसमें
चलो यूनिफॉर्म रोलर नहीं, इस बार सीसॉ लेते हैं। सीसॉ जानते हैं, बच्चे लोग झूलते सीसॉ पे, एक इस तरफ वेट लगता है, एक इस तरफ वेट लगता है, ठीक है। ये एक सीसॉ है। इसमें क्या कहता है कि एक बॉय है जिसका वेट है 30 kg, ठीक है। ये मेरा जो फलक्रम है उस फलक्रम से 2 मीटर लेफ़्ट साइड में बैठा है, ठीक है। ये 30 kg का बॉय है, ये फलक्रम से 2 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा है, ठीक है। और एक गर्ल है जो 40 kg की है, ठीक है। तो ये 40 kg की गर्ल को हम इस फलक्रम से राइट साइड में कितने डिस्टेंस पर हम बैठाएंगे, ये 40 kg गर्ल है, ये कितने डिस्टेंस पर बैठाएंगे कि ये जो मेरा सीसॉ होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होगा। तो हम पहले देखते हैं कौन कौन सा मेरा क्लॉकवाइज है, कौन कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। ये बॉय जो इधर बैठा हुआ है वो बॉडी को इस तरफ की ओर झुकाएगा, इस तरफ मूवमेंट कराएगा, तो ये ऐसे मूवमेंट कराएगा, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराएगा, तो पॉजिटिव। और ये गर्ल जो है ये बॉडी को इस तरफ झुकाएगी, इस तरफ झुकाएगी तो बॉडी को इस तरफ से रोटेट करेगी, यानी कि वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, यानी कि नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब हम ये लिखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0, तब हम लोग क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज का साइन लेंगे, ठीक है। साइन लेंगे यानी कि यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे। लेकिन जब हम लोग दोनों को इक्वल करने की बात कर रहे हैं कि ये दोनों इक्वल होगा, तो हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ऐसा नहीं कि इसको माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस के लिए, और ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस के लिए। तो इस केस के लिए मेरा कितना था, 30 kg है, तो फोर्स क्या होगा kgf, ठीक है, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरा इसका है 2 मीटर का, ठीक है। और इस केस में फोर्स है मेरा 40 kgf इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम ये x मान लेते हैं, हमको ये पता नहीं है, ये x मान लिया। तो x निकालने के लिए ये 40 जो होगा ये इधर जाएगा, ये 40 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 30 इंटू 2/40, ठीक है। 2 से 15 बार में 2 से 20 बार में, ये 20 0 गया 3/2 यानी कि 1.5 मीटर, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस क्या होगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर पर हमको गर्ल को बैठाना पड़ेगा ताकि वो मेरा सीसॉ जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म रोलर की, यानी कि उसका वेट जो है हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे थे। अब हम वेट वाला रोलर लेते हैं जिसका वेट होगा रोलर का, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का नहीं, अभी हम रोलर का बात करते हैं। हर बॉडी का अपना अपना एक अलग पॉइंट होता है जहाँ पर उसका पूरा वेट लाई करता है। तो रोलर का वेट जो है वो कहाँ लाई करेगा, रोलर का वेट हमेशा मिड पॉइंट पर लाई करता है, ठीक है। ये मिड पॉइंट पर रोलर का वेट लाई करता है। तो हम देखते हैं कि फुलक्रम यहाँ रखा हुआ रहे, यानी कि पिवोटेड पॉइंट यहाँ रखा हुआ रहे या फिर यहाँ रखा हुआ रहे, लेकिन बॉडी का वो रोलर का जो वेट होगा वो हमेशा मिड पॉइंट पर ही होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पर फुलक्रम रखा हो वहाँ पर उसका वेट लाई कर जाएगा, उसका रोलर का वेट हमेशा मिड पॉइंट पर ही लाई करेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक रोलर है, ठीक है, इस बार यूनिफॉर्म रोलर हम नहीं बोलेंगे, रोलर है, ठीक है, जिसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, इधर 0
इधर 100 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कहता है कि एक 10 kg का वेट जो है सस्पेंड करते हैं कहाँ पर, 0 सेंटीमीटर पर। ये 0 सेंटीमीटर पर हम 10 kg का वेट सस्पेंड करते हैं, ठीक है। तो रोलर को बैलेंस करने के लिए जो रोलर का वेट होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, अब इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि जो फॉलक्रम है, ये जो फॉलक्रम है वो कहाँ पर रखा हुआ है, ये हम मान लेते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये जो फॉलक्रम है ये दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर पर फॉलक्रम रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा रखा हुआ है। हमको निकालना है कि ये रोलर का वेट क्या होगा। तो हमको ये पता है कि रोलर का जो वेट होता है वो हमेशा मिड पॉइंट पर लाई करता है, ठीक है। ये मिड पॉइंट पर लाई करेगा। तो देखते हैं कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये वाला जो 10 kg का वेट है मेरा, ये बॉडी को इस तरफ रोटेट कराएगा, ये इधर झुका रहा है बॉडी को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और बॉडी का खुद का वेट जो होगा वो ये फॉलक्रम के अकॉर्डिंग, ये फॉलक्रम पे बॉडी रखा हुआ है, तो फॉलक्रम के अकॉर्डिंग बॉडी को इस तरफ रोटेट कराएगा, ठीक है, इस तरफ रोटेट करेगा, यानी कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, वो दोनों इक्वल होता है। तो अभी हमको नहीं पता है ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये हमको नहीं पता है, तो उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको वेट भी हमको नहीं दिया हुआ है और डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं हम ऐसे निकाल पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको कोई एक चीज़ तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई एक चीज़ दिया हुआ रहेगा, ये भी हमको नहीं दिया हुआ है। ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमको दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, ये मेरा रोलर जो है ये 100 सेंटीमीटर का है, इसका वेट जो है हमेशा मिड पॉइंट पर लाई करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर्स में से ये जो फॉलक्रम है ये 20 मीटर पर है। अगर ये 20 मीटर पर फॉलक्रम है और ये टोटल डिस्टेंस 50 है, तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं 50 माइनस 20, यानी कि ये 30, ये वाला जो है ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस पता चल गया, तो निकालते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मेरा कौन सा है, ये वाला फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, वेट से नहीं, हम लोग हमेशा फॉलक्रम से निकालते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू 20 हो गया, ठीक है। और इस केस में वेट हमको पता नहीं है, वेट डब्ल्यू ही रहने देते हैं। डिस्टेंस क्या है 30, ठीक है। तो वेट अगर हम निकालेंगे तो ये 30 इधर नीचे आ जाएगा, 10 इंटू 20 अपॉन 30, ये गया यानी कि 2/3, ठीक है। ये 2/3 क्या है kg, ठीक है। ये इसका वेट हो गया, किसका, रोलर का। और एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक रोलर है, ठीक है। ये रोलर का वेट है कुछ, ये यूनिफॉर्म रोलर नहीं है। इसमें क्या है कि एक 40 kg का मास जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। और रोलर का लेंथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ये रोलर का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 0, ये 100, ठीक है। 5 सेंटीमीटर पर जो है मेरा 40 kg का मास सस्पेंड किया हुआ है, कितना, 5 सेंटीमीटर पर। अब ये चीज़ और एक दिया हुआ है कि जो फॉलक्रम है वो मेरा 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ये जो फॉलक्रम है वो 0 से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको निकालना है कि जो रोलर का वेट है
वो क्या होगा, जो रोलर का वेट है वो कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि रोलर का वेट जो होता है वो हमेशा मिड पॉइंट पर लाई करता है, ठीक है। मिड पॉइंट यानी कि 100 अगर है तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। हमको निकालना है इसका वेट, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या कहता है कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होंगे और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होंगे वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कौन सा है। ये फोर्स जो 40 kg का फोर्स है, ये बॉडी को इस तरफ मोमेंट ऑफ फोर्स देगा, यानी कि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये खुद का बॉडी वेट जो होगा रोलर का, ये फॉलक्रम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये फॉलक्रम में ये बॉडी है। तो जब ये बॉडी है तो ये 40 kg का वेट बॉडी को इस तरफ रोटेट कराएगा, और यही इसका खुद का वेट इस फॉलक्रम के अकॉर्डिंग बॉडी को इस तरफ रोटेट कराएगा, ठीक है। तो यानी कि ये इस तरफ रोटेट कराएगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकालते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में घूम रहा है वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है 40, और डिस्टेंस क्या लेते हैं, फॉलक्रम यानी कि पिवोटेड पॉइंट से सस्पेंडेड मास तक का वेट। यहाँ से यहाँ तक हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 30, तो यानी ये डिस्टेंस क्या हो गया 30 - 5 यानी कि 25, ठीक है। 40 × 25, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेट हमको पता नहीं है, डिस्टेंस हमको पता है 20, ठीक है। तो वेट हम निकालेंगे तो 40 × 25/20, ठीक है। 22 × 40, तो वेट हो गया 25 × 20 यानी कि 25 × 2 यानी कि 50 kg। ये 50 kg का वेट जो है रोलर का वेट होगा, ठीक है।